हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपने की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान की हस्तकला देखने वाले हैं जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम लोक देवता, लोक देवी, दुर्ग एवं महल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो हम इस क्लास में राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होती है हस्तकला। तो जान लेते हैं पहले हस्तकला क्या होती है। हस्तकला एवं लोक कलाएं। हस्तकला का मतलब होता है हाथ से वस्तुएं बनाने की कला, यानी जो हाथ से बनाने की जो कला होती है ना वस्तुओं की, उसको ही आपकी हस्तकला कहते हैं। भाई मशीन तो हर कोई बनाता ही है वस्तु, लेकिन जो हाथ से बनाई जाती है उसको कौन सी कला कहा जाता है? हस्तकला कहा जाता है। तो जो भी आपकी हाथ से वस्तु बनाई जाती है वो कौन सी कला में गिनी जाएगी? आपकी हस्तकला में। राजस्थान संपूर्ण देश में हस्तकलाओं के आगार रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान है आपका जो, वो संपूर्ण देश में हस्तकलाओं के आगार है, यानी पूरे राज्यों में सर्वप्रथम आपका राजस्थान ही हस्तकला में। हस्तकला क्या आपका एक लघु उद्योग है, यानी आपका एक छोटा उद्योग है। और लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण राजसिकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजसिकों द्वारा। राजसिकों का मतलब है आपका राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम द्वारा किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि आपकी हस्तकला को संरक्षण एवं विकास किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो आपका राजसिकों द्वारा। राजसिकों का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे तो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। नेक्स्ट आपका राजस्थान में हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका बोरनाड़ा जोधपुर में। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान की हस्तकला है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बोरानाड़ा जोधपुर में। तो ये आपकी हस्तकला के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कि हस्तकला किसे कहते हैं। तो हाथ से बनाने की, जो हाथ से वस्तु बनाने की जो कला है उसे हस्तकला कहते हैं। राजस्थान आपका पूरे देश में एक नंबर है हस्तकलाओं में। हस्तकला क्या? एक लघु उद्योग है तथा इसका संरक्षण और विकास कौन सी संस्था करती है? आपकी राजसिकों द्वारा, जो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम इसका पूरा नाम है। और राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र आपका बोरनाड़ा जोधपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, हम एक एक हस्तकला को देख लेते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है आपकी बल्लू पोट्री। ये हाथ से बनाई जाती है बल्लू पोट्री, जो आपकी प्रसिद्ध है जयपुर की। बल्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जो ये आपको मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे यही बल्लू पोट्री है। राजस्थान में बल्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1835 से 1880 ईस्वी, इनके काल में हुई थी। तो यानी राजस्थान में जो आपकी बल्लू पोट्री है उसकी शुरुआत जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बल्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी है। चीनी मिट्टी का मतलब जो आपकी वो चिकनी मिट्टी होती है उसे बर्तन बनाए जाते हैं, उस पर नीले रंग की चित्रकारी, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है नीले रंग का इस पे चित्रकारी की गई है, उसी को आपका क्या कहा जाता है? बल्लू पोट्री कहा जाता है, जो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। और शुरुआत कब हुई थी? आपके जयपुर के राजा कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय, जो आपके राजा बने थे जयपुर के 1835 से 1880 ईस्वी तक। तो नेक्स्ट देखते हैं बल्लू पोट्री के बारे में कौन सी बात है। ये कला आपकी मूल रूप से चीन और फारस की, जो मुगल काल में भारत आई थी। यानी जो आपकी बल्लू पोट्री है ये मूल रूप से कहाँ की है? चीन और फारस की है। तो वहां से जो फारस से आपके मुगल आए थे वो भारत में लाए थे इस कला को। जो दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर निवासी चूड़ामन और कालू कुमार ने ये कला सीखकर राजस्थान में इसकी शुरुआत की थी। यानी आपकी मूल रूप से कहा थी, थोड़ी मूल रूप से आपकी कहां पर थी? चीन और फारस, जो मुगल काल में क्या आ गई थी? भारत में आ गई थी। तो कहने का मतलब चीन से तो लाए थे आपके अकबर। जैसे मैं थोड़ा समझा दूं आपको, यानी आपके जो चीन है यहां से तो ले आए अकबर। अकबर लाया था आपके दिल्ली में। कौन लाया था? अकबर। फारस से, ये आपकी दिल्ली से। अकबर में जो कार्य करता था दिल्ली में वो उसका क्या नाम था? भोला। भोला नाम में क्या करता? कलाकार करता था दिल्ली में। दिल्ली से कौन लाए थे आपके जयपुर में? तो जयपुर के निवासी चूड़ामन
और आपके कालू कुमार, ये दोनों बंदे वहां पे गए भोला नामक के पास और वहां से ये कला सीखी और राजस्थान में क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका ये आपकी पद्मश्री से सम्मानित है कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृपाल सिंह शेखावत कौन सी कला यानी कौन सी हस्तकला से जुड़े हुए, तो आपके बल्लू पोट्री से, जिनको पद्मश्री से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। इन्होंने इस कला को देश और विदेश में पहचान दिलाई। ठीक है। नेक्स्ट आपका सन 1976 में जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत को बल्लू पोट्री के लिए सम्मानित किया गया और आपकी स्वर्गीय नाथीबाई इस काल की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। यानी 1976 में जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत को बल्लू पोट्री से सम्मानित किया गया और जो आपकी स्वर्गीय नाथीबाई इस काल की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी, उस समय की प्रसिद्ध कलाकार थी आपकी नाथीबाई। बर्तनों पर हरा कांच, कथिरा, सागी, कार्टज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का घोल चढ़ाया जाता है। यानी जो आपके बल्लू पोट्री के जो बर्तन बनते हैं, इन पर क्या चढ़ाया जाता है, कांच, कथिरा, सागी, कार्टज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का, इन सभी को मिलाकर एक घोल बनाया जाता है। घोल का मतलब तो आप जानते हो, इन सब को जो मिलाकर फिर जो घोल बनता है उस वो इन बर्तनों पर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। बर्तन पर फूल, पत्तियों, देवी देवताओं और अन्य दर्शनों के चित्र भी बनाए जाते हैं। इनको तैयार करने के लिए आपको 800 सेंटीग्रेड तापमान में पकाया जाता है। यानी जो भी इस मिट्टी का घोल वगैरह इस पे लगा के फिर कितने तापमान पर तब इनको पकाया जाता है, तो आपको 800 सेंटीग्रेड तापमान पर इनको पकाया जाता है। वर्तमान में आपके बल्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार हैं त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, गिरिराज, हनुमान साई और भगवान साई और भैरू खारवाड़। ये आपके वर्तमान में कलाकार है। जो पहले आपके जो बिल्कुल इसको उस काल के प्रसिद्ध कलाकार, महिला कलाकार तो थी स्वर्गीय जो नाथीबाई, और इस कला में सबसे ज्यादा मतलब सम्मानित आपके पद्मश्री से भी सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत को मिला है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आप याद रख लेना, त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, गिरिराज, हनुमान साई और भगवान साई और भैरू खारवाड़, याद दिए। और इसको तैयार किया जाता है, आपको 800 सेंटीग्रेड तापमान में पकाया जाता है। बर्तनों पर आपके फूल, पत्तियों, देवी देवताओं एवं अन्य दर्शी के भी चित्र बनाए जाते हैं। बर्तनों पर हरा कांच, कथिरा, सागी, काउटर पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का घोल चढ़ाया जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि बर्तनों पर कौन कौन सा घोल चढ़ाया जाता है, किस किस का, तो हरा कांच, कथिरा, सागी, कार्टज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लैक पोट्री, ये आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा। वापस वही चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी ब्लैक पोट्री कहलाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू रंग की चित्रकारी आपकी ब्लू पोट्री कहलाती है। ब्लैक रंग का यानी काले रंग की चित्रकारी आपकी ब्लैक पोट्री कहलाती है। ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री आपकी राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है। सस्ती का कहने का मतलब ये पोट आपको जो भी मतलब ये बर्तन है, ये आपको 20, 30 या 40 रुपये में मिल जाता है। जैसे कोई चाय पीने का कप है, वो आपका एक प्रकार का ब्लैक पोट्री है जिसमें कुछ ना कुछ डिजाइन किया गया है, लेकिन वो आपको 10, 20 या 50, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 रुपये में मिल जाएगा एक प्लेट वगैरह। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सस्ती पोट्री कहा जाता है। लेकिन ब्लू पोट्री आपको 50-30 रुपये में नहीं मिलेगी, वो आपको हजारों लाखों रुपये में मिलती है, इतना मतलब वो महंगा होता है। जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ब्लैक पोट्री का कार्य कप, प्लेट, गमलेदान, कूड़ेदान आदि पर किया जाता है, जो आपको सस्ते ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपकी कागजी पोट्री। कागजी पोट्री मतलब कागज पर की गई चित्रकारी या कागज से बनाए गए बर्तन को क्या कहा जाता है, कागजी पोट्री, जो आपकी अलवर की प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखा हुआ है कागज से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी आपकी कागजी पोट्री कहलाती है। अब कागज से, जैसे कागज से कप भी बनते हैं और कुछ भी बनता है कागज से, तो उसको क्या कहलाती है, वो कागजी पोट्री कहलाती है, उस पर की गई चित्रकारी। कागज से बर्तन या मूर्ति बनाने की कला पेपर मैसी कहलाती है। यानी जो आपके कागज से बर्तन और मूर्ति बनाने की कला को क्या कहते हैं, पेपर मैसी। एक ही बात है, कागज को हम पेपर भी कहते हैं
तो पेपर मैसी कहलाती है। इस पोटरी से निर्मित बर्तनों में तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं होता है। तरल पदार्थों का क्या नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है। तरल पदार्थों का मतलब आप इसे गर्म चाय वगैरह नहीं डाल सकते जो कागजी पोटरी से बने होते हैं उन पे। वो आपका कप भले ही थोड़ा अलग होता है उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन जो निर्मित बर्तन होते हैं कागज से, इसमें जैसे आपकी वो शादी वगैरह में होती है ना प्लेट रोटी रखने वाली, इस प्रकार की बनाई जाती है ये कागजी पोटरी से, तो उसमें तरल पदार्थ नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट है आपका सुनहरी पोटरी, जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, यानी गोल्डन पर की गई कलाकारी ही आपकी सुनहरी पोटरी कहलाती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका थेवा कला। थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जो आपके जनक है इसके नाथूजी सोनी। तो अगर आपको कभी भी थेवा कला के कोई कलाकार पूछा जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, लास्ट में आपकी इनकी जात सोनी मिलेगी, तो ऑप्शन में से इनको छांट लेना। जो सोनी नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इनके जनक यानी थेवा कला का जनक, इनको चलाने वाला सर्वप्रथम कौन थे? आपके नाथूजी सोनी। मुख्य केंद्र आपका प्रतापगढ़ है। शुरुआत आपके राजा सावंत सिंह के समय हुई थी। जो प्रतापगढ़ के राजा थे उस समय सावंत सिंह, उनके समय शुरुआत हुई थी। जनक आपके नाथूजी सोनी है। थेवा कला का मतलब है आपके इन इस प्रकार, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा आभूषण, इन पर की गई जो नक्काशी सोने की, उसको ही आपकी थेवा कला कहते हैं। जैसे इन पे आगे लिखा हुआ होगा, डाक टिकट जारी हुआ था नवंबर 2004। आपकी जो थेवा कला है उस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? नवंबर 2004 को। थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है, यानी जो आपकी कांच की जो भी वस्तु होती है उस पर सोने का सूक्ष्म यानी छोटा छोटा चित्र बनाना उस पर, वही क्या कहलाती है? आपकी थेवा कला कहलाती है। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला में नारी श्रृंगार के आभूषण, सजावटी वस्तुएं व देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्या किया जाता है? अलंकृत रूप दिया जाता है। तो वही आपकी थेवा कला है। थेवा कला पर आपका डाक टिकट जारी हुआ था नवंबर 2004 को। यह आपके नाथूजी सोनी इनके जनक है, और आपकी थेवा कला सोनी परिवार के तक ही सीमित है। वो देखते हैं कैसे, जैसे आगे वहां पे लिखा हुआ है कि थेवा कला 500 वर्षों से प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीमित क्यों है? क्योंकि ये परिवार इस कला को क्या रखता है? गोपनीय रखता है। ये परिवार बेटियों को नहीं सिखाता है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये परिवार इस कला को गोपनीय रखता है, इसलिए परिवार की बेटियों को भी ये कला नहीं सिखाई जाती है। तो ये आप याद रखना कि ये थेव कला आपके जो 500 वर्षों तक अभी भी प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। और ये सीमित क्यों है? किस लिए? क्योंकि ये अपनी बेटियों को सिखाते नहीं है। जब बेटी को नहीं सिखाएंगे तो ये कला बाहर जाएगी कैसे? ये जैसे आपकी बहू या बीननी आती है उनको जरूर सिखाते हैं, लेकिन बेटी को नहीं सिखाते। तो ये आप बात जरूर समझ गए होंगे कि अगर बेटे को सिखाएंगे तो वो मतलब आगे जाएगी किसी अन्य परिवार में, यानी सोनी परिवार में थोड़ी शादी करेंगे, अन्य परिवार में शादी करेंगे। तो अगर बेटे को आपकी कला सीखी होगी तो वो आगे जाके कार्य करेगी, फिर वो आगे जाएंगे बेटे को सिखा। इस प्रकार ये कला क्या हो जाती थी? सीमित नहीं रहती थी। इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को ना सिखाकर जो आने वाली बहू या बीननी, इनको क्या किया? कला को सिखाया। इसलिए आज भी सोनी परिवार तक ही क्या ये आपकी कला सीमित है। नेक्स्ट लिखा हुआ है थेवा कला के प्रमुख कलाकार। जो आपकी ये थेवा कला, इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? जैसे देखो, जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी, बेनीराम सोनी, रामविलास सोनी। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी पीछे सोनी देखो तो लगभग ये 100% याद रखना है कि थेवा कला के तो ये कलाकार है, क्योंकि थेवा कला आपकी सोनी परिवार तक ही क्या सीमित है। इसलिए आपकी जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी, बेनीराम सोनी, रामविलास सोनी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिन वकी, यानी अंग्रेज अधिकारी था ये, ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय बनाया था। यानी जो अंग्रेज अधिकारी आपका जस्टिन वकी ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। तो ये आपकी थेवा कला की मुख्य बातें आपको याद रखना है। नाथूजी सोनी आपके इनके जनक है, और ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये आपकी कांच पर की गई सोने की नक्काशी, छोटे चित्र बनाना, और ये परिवार आपकी सोनी तक ही सीमित है। और प्रमुख कलाकार याद रख लेना, जगदीश सोनी, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी। नेक्स्ट कला के बारे में देखते हैं हम।
नेक्स्ट आपकी मीनाकारी, जो आपकी वापस जयपुर की ही प्रसिद्ध है। जयपुर में मीनाकारी की कला कच्छवा शासक मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, जो राजा बने थे आपकी 1579 से 1614 द्वारा लाहौर से लाई गई थी। एंड जो ये मीनाकारी है ये आपकी कहाँ से लाई गई थी, तो कच्छवा शासक मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, जो आपके जयपुर के राजा बने थे 1579 से 1614 तक, वो आपके लाहौर से इनको जयपुर में लाया गया था। और ये लाहौर में ये कला मुगलों द्वारा फारस से लाई गई थी। तो मुगल लाए थे फारस से लाहौर में, लाहौर से आपके मान सिंह प्रथम ले आए जयपुर में। जयपुर के साथ साथ आपकी नाथ द्वारा बीकानेर में भी मीनाकारी का काम होता है, लेकिन ज़्यादा जयपुर में होता है, इसलिए मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन साथ साथ में आपकी नाथ द्वारा और बीकानेर में भी होता है। अगर आपके क्वेश्चन में जयपुर ऑप्शन में न हो और नाथ द्वारा या बीकानेर हो तो उनको भी राइट कर देना है, क्योंकि जयपुर के साथ साथ नाथ द्वारा और बीकानेर में भी मीनाकारी का क्या होता है, काम होता है। मीनाकारी के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ज़्यादा जयपुर में कार्य किया जाता है। और जयपुर में मीनाकारी कहाँ पे की जाती है, आपकी सोने, चांदी व तांबे से निर्मित आभूषण पर। इस कला के लिए परंपरागत रूप से काले, नीले, नारंगी, गुलाबी, पीले रंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस कला के लिए कुदरत सिंह को वर्ष 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको जो भी व्यक्ति है और जिनको जिस कला से सम्मानित किया गया है, यानी पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार में से कोई भी अगर पुरस्कार मिला हुआ है, इन तीनों का आपको जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो आपकी कुदरत सिंह कौन सी कला से संबंधित है, तो ये आपके जयपुर की मीनाकारी से संबंधित है। इनको कब मिला था पद्मश्री, 1988 में। तो ये याद रखना है। कृपाल सिंह शेखावत को याद रखना है, कुदरत सिंह को याद रखना है। जो भी व्यक्ति है जिनको ये पद्मश्री या पद्म भूषण विभूषण जो भी आपको पुरस्कार मिले, उनको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रसिद्ध कलाकार आपके मीनाकारी के दुर्गा सिंह, काशीनाथ व कैलाश चंद्र। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुर जयपुर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो आपका सीतापुर जयपुर में है। तांबे की मीनाकारी आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, यानी मीनाकारी जो तांबे की मीनाकारी है वो आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उस्ता कला, जो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। जो आपको यहाँ पे ऊंट पर दिखाई दे रही है कला, इसको ही उस्त कला कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ आगे, उस्ता कला आपके ऊंट की खाल पर सौरण मीनाकारी और मुनवती का कार्य उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। यानी जैसे कि इस आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ऊंट की खाल पर कुछ भी बना दिया जाता था, इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। जैसे कि एक कौन से चित्रकार ने आपके गंगा सिंह का ऊंट पर क्या बनाया था, चित्र बनाया था, वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमुख केंद्र बीकानेर या आपका उस्ता कला का। इस कला के लिए हिसामुद्दीन उस्ता को वर्ष 1936 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इन व्यक्तियों को आपको जरूर याद रखना है कि कौन सी कला से संबंधित है और कब और कौन सा पद्मश्री या कौन सा इनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस कला से आपका हिसामुद्दीन उस्ता, नाम से ही पता चल रहा है उस्ता लगाया जा रहा है आगे। उस्ताद का मतलब होता है उस्ताद। तो इस कला के लिए हिसामुद्दीन उस्ता को वर्ष 1936 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उस्ता कला के प्रमुख कलाकार आपके हनीफ उस्ता, जलीम उस्ता। राजस्थान लघु उद्योग निगम उस्ता के नाम पर बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस कला को क्या दिया जा रहा है, आपको प्रोत्साहन या उत्साहन दिया जा रहा है। तो राजस्थान में लघु उद्योग निगम उस्ता के नाम पर बीकानेर में कौन सी खोली हुई है, आपकी कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस कला को क्या दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये आपकी उस्ता कला है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्रमुख केंद्र बीकानेर में, जो आपके पद्मश्री से सम्मानित है हिसामुद्दीन उस्ता, इतनी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट आपकी मथेरण कला, ये भी आपकी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। तो मथेरण कला क्या होती है, मथेरण कला
किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों पर भित्ति चित्रण मध्यरण कला कहलाती है। यानी मध्यरण कला किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों का क्या चित्रण ही मध्यरण कला कहलाती है। ये कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। तो ये कला मुख्यतः कौन से धर्म से संबंधित है आपकी, तो जैन धर्म से संबंधित है। इस कला के कलाकार को उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद का मतलब आप जानते होंगे, कहते हो यार हर काम में उस्ताद है, तो उस्ताद का मतलब इस काम में एक्सपर्ट होना या चालू होना। तो मध्यरण कला के जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। और ये मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध आपकी बीकानेर की है। इसमें धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, साफ तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इस प्रकार जैसे ये ग्रंथ वगैरह है पुराने स्थल की क्या की गई है, इस पर कला की गई है। जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं इधर आपके नारद मुनि, इस प्रकार जो भी पौराणिक ग्रंथों की जो कला है उसको ही मथुरन कला कहा जाता है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका दाबू प्रिंट। जो दाबू प्रिंट है वो आपका चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं फिर इस चित्र को वापस देखते हैं। तो प्रमुख केंद्र आपका अकोला गांव चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के कौन सा गांव में, अकोला गांव, ये आपका प्रमुख केंद्र है। कपड़े में रंगाई छपाई के दौरान जिस जगह रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लुई या लुगदी से दबा दिया जाता है, और इसी लुई या लुगदी को दाबू कहा जाता है। यानी आपका कहने का मतलब, जैसे कोई भी कपड़ा हो या आपका पूरा का जो भी दरी वगैरह कुछ भी कपड़ा है, उसमें जहाँ जहाँ आपको कलर नहीं चढ़ाना है वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार दाब दिया जाता है उसको। इस प्रकार दाबू मतलब इसको दाब दिया जाता है रुई से, कुछ भी लुगदी से, इस प्रकार। फिर बाकी को क्या कर दिया जाता है, सेंस को पूरा रंगीन यानी कलर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार पूरे को कलर कर दिया जाता है। फिर जैसे आप वापस इनको लुई या लुगदी को हटाओगे तो ये एक प्रकार की क्या बन जाएगी, एक चित्र बन जाएगा जहां जहां कलर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से जो जहाँ पे अलग अलग कलर दिया गया है, तो इनको क्या कर दिया गया था, पहले दाब दिया गया था, फिर अलग अलग इस पे कलर दे दिया गया था। तो इसी को क्या कहते हैं, दाबू प्रिंट कहते हैं। दाबू प्रिंट आपका बेडशीट, चूनड़ी, कपड़ों, बेडशीट मतलब जो आपके बेड पर लगाया जाता है वो सीट, चूनड़ी, कपड़ों, साड़ियों आदि पर किया जाता है। आदि पर आप ये देखते होंगे इस प्रकार के चित्र जैसे मैंने यहाँ पे बने हैं, इस प्रकार का आप जरूर देखते होंगे। तो ये इसको क्या कहते हैं, दाबू प्रिंट कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख केंद्र आपका अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में। इनकी रंगाई छपाई मुख्यतः मुंबई के सफेद लट्ठे पर की जाती है। इनकी रंगाई छपाई का मुख्यतः मुंबई के काम पे की जाती है, सफेद लट्ठे पर की जाती है। सवाई माधोपुर में मोम का प्रसिद्ध है आपका प्रिंट, बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, सांगानेर में बगरू में गेहूं का बिंदन का दाबू प्रसिद्ध लगाया जाता है। यानी सवाई माधोपुर में आपका मोम का दाबू प्रसिद्ध है, बालोतरा में मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है, सांगानेर व बगरू आपका जयपुर में पड़ता है, सांगानेर भी जयपुर में ही पड़ता है। सांगानेर और बगरू में गेहूं के बिंदन का दाबू प्रसिद्ध है। तो ये आपको दाबू जरूर याद रखने, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है। तो मोम का दाबू सवाई माधोपुर में, बालोतरा में मिट्टी का, सांगानेर और बगरू में गेहूं के बिंदन का दाबू। और दाबू आपका क्या होता है मैंने बता दिया, इस प्रकार कपड़े पर जिस पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उसको लुई या लुगदी से क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे कलर ना हो और फिर पूरे कपड़े पे क्या हो जाए, कलर हो जाए, जिससे एक अलग प्रकार की डिजाइन बन जाए। इसको ही आपको दाबू प्रिंट कहा जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका आजम प्रिंट, प्रमुख केंद्र अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट ये भी आपकी प्रमुख केंद्र चित्तौड़गढ़। गाड़ियां, लोहारों की, महिलाओं के कपड़े इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रिंट है आपके, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट। ये दोनों ही दाबू की प्रकार है। दाबू में आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट ये दोनों ही आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका बगरू प्रिंट। जो बगरू प्रिंट ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है कपड़े पर, जैसे यहाँ पे आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है।
बगरू प्रिंट कपड़े पर बेल बूटों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे बेल बूटे दिखाई दे रही है आपको कपड़ों पर। इसके प्रमुख कलाकार रामकिशोर छिंपा है, जिन्हें वर्ष 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने। रामकिशोर छिंपा कौन सी कला से प्रसिद्ध है आपके? तो बगरू प्रिंट से, जो जयपुर के। इन्हें आपके 2009 में पद्म श्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। बगरू प्रिंट होती क्या है? तो आपके कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना, जो आपके बगरू प्रिंट है, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपकी सांगानेरी प्रिंट। इस प्रिंट में काला और लाल रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। मुन्नालाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया गया था। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सांगानेरी प्रिंट का मुख्य कलाकार कौन है आपके? तो मुन्नालाल गोयल। मलमली कपड़ों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है ये। मलमली कपड़े जानते होंगे, हम तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन लड़कियां अच्छी तरह से जानती होगी कि ये, आप सुना तो होगा आपने कि ये मलमल का कपड़ा है। तो मलमली कपड़ों पर आपके छपाई है तो ये ज़्यादा प्रसिद्ध आपका सांगानेरी, जो इस प्रकार सूती टाइप का होता है ना कपड़ा, मलमल कपड़ा, उस पर छपाई है तो ये ज़्यादा प्रसिद्ध आपका सांगानेरी। छपाई कला का कार्य आपका गमछा, सापा, तकिया, दुपट्टा, ओढ़नी आदि पर किया जाता है। इस प्रकार की आपने बहुत सारे, जैसे बताया मैंने, गमछा, सापा, तकिया, दुपट्टा पर आपने इस प्रकार की कला देखी होगी। और जिसमें आपका धनिया, बूंदी चक्कर, अरसपी, मेंढकी आदि के छापे प्रमुख होते हैं। यानी धनिया जिस प्रकार आपका बना होता है ना, इस प्रकार धनिया का पौधा, इस प्रकार जो भी इस प्रकार पौधा बना होता है, वो बूंदी, जो बूंदी बनती है इस प्रकार, मी बूंदी इस प्रकार गोल गोल, चक्कर, अरसपी और मेंढकी, ये आदि क्या होते हैं? छापे होते हैं, जो सीधा लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे छापे तो लगे हुए, ये जितने भी ये छापे लगाए जाते हैं सीधा इस कपड़े पर। नेक्स्ट आपका अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट आपकी मुख्य केंद्र है बाड़मेर। बाड़मेर की प्रसिद्ध आपकी अजरक प्रिंट। ये दोनों तरफ से छपाई होती है, लाल और नीले रंग में होती है। ये रंग जरूर याद रखना आपको। ये दोनों तरफ से छपाई होती है लाल और नीले रंग में, और इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं। ज्यामिति मतलब इस प्रकार त्रिभुज बने होते हैं इसके, इस प्रकार जो भी गाबे, ये दोनों तरफ से रंगाई होती है लाल और नीले रंगों में। ये अजरक प्रिंट है, ना कि आजम। आजम और जाजम चित्तौड़गढ़ के, ये अजरक है जो आपका मुख्य केंद्र बाड़मेर के। ये काफी कुछ तुर्की शैली से मिलते जुलते होते हैं आपके जो अजरक प्रिंट है। नीले रंग व ज्यामितीय अलंकरण का अधिक प्रयोग होता है, तुर्की शैली का अधिक प्रयोग होता है। तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है कि अजरक प्रिंट मुख्य केंद्र बाड़मेर का, इनके दोनों तरफ से छपाई होती है जिसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि इसमें जो ज्यामितीय होते हैं उसका अलंकरण होता है। और ज्यामितीय मतलब जो आपके गणित में चीजें होती हैं इस प्रकार की, त्रिभुज, आयताकार, वर्ग, आयताकार, इसको ज्यामितीय बोलते हैं। ये आपको ज्यादा मिलेंगे कपड़ों पर, इनकी रंगाई छपाई पर। नेक्स्ट आपका मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट का भी आपका मुख्य केंद्र बाड़मेर में है। काले व कत्थई रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। काले व कत्थई रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। मोम का दाबू सवाईमाधोपुर में प्रसिद्ध है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर में प्रसिद्ध है, और गेहूं का दाबू सांगानेर जयपुर में प्रसिद्ध है। तो मलीर प्रिंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रखना है इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर में। और इनका जो रंग है वो आपका काला और कत्थई रंग होता है। तो जो आपकी ये हस्तकला इनमें ज्यादा कर, तो यहाँ तो इनके कलाकार पूछा जाता है, या इनको पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आपको इतना ज्यादा जरूर याद रखना है कि कौन सा कलाकार कौन सी कला से संबंधित है और कौन सा कहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। प्रमुख केंद्र है आपके कैथून, कोटा व मांगरोल, बारा। जो आपकी मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया, इनका प्रमुख कैथून कोटा में है और मांगरोल बूंदी में, यानी बारा। ये दोनों ही दिया हुआ, कैथून कोटा, मांगरोल बारा, इन दोनों में आपका प्रमुख केंद्र है मसूरिया साड़ी का। जो आपकी झाला जालिम सिंह, इस कला के कलाकार मसूर अहमद को हैदराबाद से लाए थे। झालावाड़ के शासक जालिम सिंह झाला इस कला को
कलाकार कौन थे? मसूर, इसलिए इसको मसूर या साड़ी कहा जाता है। मसूर अहमद को हैदराबाद से लाए थे। मसूर अहमद के नाम पर ही मसूरिया कला भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। और कैथून को बुनकरों का गांव कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। बुनकरों मतलब कोई भी चीज़ बुनकर बनाई जाती है, जैसे आपकी स्वेटर वगैरह ये बुनकर बनाए जाते हैं, तो कैथून को बुनकरों का गांव कहा जाता है। स्वेटर हो या आपकी कुछ भी दरी वगैरह ये बुनकर बनाई जाती है कैथून में। कैथून कोटा में, मांगरोळ बारा में इनके प्रमुख केंद्र है। इनके जो कलाकार है वो आपके मसूर अहमद याद रखने हैं। एक नेक्स्ट हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें ये सारे प्रमुख केंद्र के अंदर देखेंगे कि कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम बंदेज, ये भी आपका जयपुर में है। बंदेज यहाँ से कपड़े को बांध कर रंगना, जहाँ पे रंग नहीं करना है वहाँ पे कपड़े को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है पूरे को, ताकि उसमें कलर हो ही ना। तो यही बंदेज आपकी, ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये कला बंदों और रंगों यानी टाई और डाई के नाम से प्रसिद्ध है। बंदों और रंगों यानी एक तरफ बांध दिया जाता है, दूसरी तरफ रंग दिया जाता है, तो इस कला को टाई और डाई के नाम से प्रसिद्ध है। बंदेज का कार्य करने वाले व्यक्ति को बंदारा और चढ़ा हुआ रंगरेज कहा जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है, यानी जो रंग चढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं यानी बंदेज, उनको तो बंदारा और चढ़ा हुआ रंग चढ़ाने वाले को रंगरेज कहा जाता है। दानेदार बंदाई मोटड़ा के नाम से जानी जाती है। और आपकी बंदेज कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। चूनड़ी यानी ओढ़नी और साफे पर बंदेज का कार्य प्रसिद्ध है। जयपुर का बंदेज भी प्रसिद्ध है। मनपसंद रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर फिर रंगा जाता है। बंदेज खोलने पर तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कुछ भी इस प्रकार लिया जाता है और उस पर क्या कर दिया जाता है, जहाँ आपको कलर नहीं करना होता वहाँ पे इस प्रकार क्या कपड़े को बांध दिया जाता है और फिर इसको पूरे को रंग दिया जाता है। जब वापस खोलते हैं तो जहाँ पर बांधा हुआ था कपड़े को वहाँ पे तो कुछ रंग नहीं होता है और जहाँ और सभी जगह हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, एक प्रकार की डिजाइन बन जाती है, उसको भी बंदेज कहते हैं। जो ज़्यादातर आपको चुनरी ओढ़नी इन पर मिलेगी, सापे इन पर, और जो आपकी इन पे डिजाइन होती है ये लाइनदार होती है, उसको मोटड़ा कहते हैं। जैसे कि आगे होगा आप देखते हैं हम, जैसे आगे यहाँ पे है पीला पोमचा। पीला पोमचा, पोमचा का संबंध आपका पद्म यानी कमल से है, अतः कमल के फूल वाली ओढ़नी पोमचा कहलाती है। जिस मतलब चून ओढ़नी पर फूल की क्या बने हुए, कमल बने हुए, ये आपका क्या कहलाती है? पोमचा कहलाती है। ये मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, पोमचा, पीला पोमचा। ये संबंध आपके कमल से हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आपका लाल गुलाबी पोमचा, बेटी के जन्म पर देने का रिवाज है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। और लाल पीला पोमचा बेटे के जन्म पर देने का रिवाज है। पोमचा जब आपकी लाल गुलाबी पोमचा जब बेटी का जन्म हो तब दिया जाता है ननियाल की तरफ से, और पीला पोमचा यानी लाल पीला पोमचा आपके बेटे के जन्म पर दिया जाता है। तो पोमचा दो प्रकार का होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पोमचा शिशु जन्म पर नवप्रसूता के लिए उसके मातृ पक्ष यानी ननियाल सी तरफ से आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। इनका सर्वाधिक प्रचलन शेखावटी व पूर्वी राजस्थान में। शेखावटी मतलब चूरू, जूझ, सीकर बोले तो पूर्वी राजस्थान आपके भरतपुर, अलवर, इनमें क्या इनका ज्यादा प्रचलन है। पीले पोमचे का एक प्रकार पाटोदा का लूंगड़ा जो सीकर से लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू के मुकुंदगढ़ तक का प्रसिद्ध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद है, आपको याद रखना है कि पाटोदा का लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपका सीकर के, जो पोमचे का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट आपका लहरिया। लहरिया क्या होता है? प्रमुख केंद्र जयपुर। लहरिया 1, 2 या 3 या 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। कितने कलर है? 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग इसमें कलर किया गया है। तो लहरिया कहलाता है आपका प्रमुख केंद्र जयपुर में। उसमें आपको 1, 2, 3, 5 या 7 रंग से क्या किया जाता है? रंगाया जाता है। हो सकता है लहरी में 2 हो या 3 या 5 या 7, वो तो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें एक से अधिक कलर होते हैं इस प्रकार लाइनदार, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आड़ी धारियां हैं तो केवल एक ओर से तो वह लहरिया है, लहरिया कहलाते हैं। और यदि धारियां दोनों ओर से एक दूसरे से काटती हुई वो आ रही है तो वह मोटड़ा कहलाते हैं। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आड़ी धारियां हैं यानी आपकी मान लो ये ओढ़नी है, ठीक है,
इसमें सिर्फ आडी लाइन है इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये क्या है आपका, ये लाइन है इस प्रकार, इन सभी में अलग अलग कलर है, तो ये तो हो जाएगा आपका लहरिया। क्या हो जाएगा, लहरिया। लेकिन अगर यदि धारियां दोनों और एक दूसरे को काटती है, यानी अगर एक और मान लेते हैं हम, इसमें इस प्रकार एक दूसरे को काटती है इस प्रकार, ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोटड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटड़ा। तो सिर्फ एक आडी लाइन है वो तो आपका लहरिया है, अगर दोनों एक दूसरे को काटती है वो आपका कहलाता है मोटड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जयपुर के रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया समुद्र लहर नामक लहरिया रंगते थे। ये इंपोर्टेंट याद रखना आपको। जयपुर के रंगरेज, रंगरेज का मतलब होता है इन लहरियों पर रंग चढ़ाने वाला, रंग चढ़ाने वाला कहलाता है रंगरेज। वह नीलगर, जो आपके राजशाही लहरिया यानी जयपुर के जो भी महाराजा, उनका जो भी उनकी सापे की पगड़ी वगैरह होती थी, उनको समुद्र लहर नामक लहरिया से रंगते थे। समुद्र लहर नामक लहरिया से क्या करते थे, रंगते थे। जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका बीकानेर का लहरिया व मोटड़ा प्रसिद्ध है। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मैंने लहरिया और मोटड़ा में अंतर बता दिए। लहरिया केवल आडी लाइन, मोटड़ा यानी उनमें दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हो, वो आपका मोटड़ा कहलाता है। ये आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। लहरिया बीकानेर और जयपुर दोनों का ही हो गया, लेकिन जयपुर का लहरिया साथ में पोमचा प्रसिद्ध है, बीकानेर में लहरिया के साथ आपका मोटड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपकी चूनड़ी। ये तो आप सब जानते होंगे, जोधपुर की चूनड़ी प्रसिद्ध है आपकी। जोधपुर की चूनड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपकी। चूनड़ी के बंदेज सबसे प्रसिद्ध है जोधपुर के। बारीक बंदेज को ही चूनड़ी शेखावटी की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा चूनड़ी शेखावटी की प्रसिद्ध है, लेकिन ये प्रसिद्ध आपकी जोधपुर जिले में। बारीक बंदेज यानी बिल्कुल छोटे छोटे कलर में रंगी जाती है आपकी चूनड़ी। बंदेज तो आपने पहले देखे होंगे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपके, मामा की ओर से, मामा की ओर से अपनी भांजी के विवाह के अवसर पर दी जाने वाली चूनड़ी मामा चूनड़ी कहलाती है। ये तो रीति रिवाज आप जानते होंगे, जब मामा की ओर से अपनी भांजी यानी विवाह होता है तब वो मायरा लेके आते हैं, उस समय जो दी जाने वाली चूनड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, मामा चूनड़ी। और वर पक्ष की ओर से वधू के लिए भेजे जाने वाली चूनड़ी आपकी बडूली कहलाती है। वर पक्ष यानी आपके दूल्हा जो शादी करने के लिए जाते हैं, उसमें आपकी चूनड़ी या जो वेश लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, बडूली। ये याद रखना, वर पक्ष की ओर से यानी हम बारात जब जाती है दूल्हा, तो उनके साथ वधू के लिए यानी होने वाली दुल्हन के लिए क्या लिया जाता है, क्या भेजा दिया जाता है, साथ में चूनड़ी वगैरह, उसको क्या कहते हैं, बडूली कहते हैं। और मामा की ओर से अपनी भांजी के विवाह के अवसर पर दी जाने वाली चूनड़ी आपकी मामा चूनड़ी कहलाती है। नेक्स्ट आपकी मलियर गिरी। भूरे रंग, इस रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता है। इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है, यानी सुगंध आती है उसमें से। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके राजा की एक ये रही, जयपुर के महाराजा स्वाईराम सिंह द्वितीय की अंगरखिया। अंगरखिया तो आप जानते होंगे, अभी तक हमने वस्त्र पढ़े नहीं लेकिन आगे पढ़ लेंगे। अंगरखिया का मतलब होता है जो आपकी बनियान होती है उसको बोलते हैं अंगरखिया। तो अभी तक वो क्या सुगंधित है, सुगंधित मतलब अभी भी उसमें सुगंध आ रही है, इस प्रकार बनाया जाता है। इसको इतने रंगों से मिश्रण किया जाता है जिसमें वर्षों तक क्या रहती है, सुगंध रहती है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसका एक उदाहरण है आपके महाराजा स्वाईराम सिंह द्वितीय का, जो जयपुर के राजा थे, उनकी अंगरखिया अभी तक सुगंधित है। इसलिए ये ज्यादा पूछा जाता है बार बार, मल्यगिरी। जो भूरे रंग के, इस रंग को कई मिश्रणों से तैयार किया जाता है। मिश्रणों मतलब कई प्रकार के इसमें तैयार किए जाते हैं, कई प्रकार के रंग, कई प्रकार के इसमें मिलाया जाता है, फिर इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अम्मोवा। अम्मोवा एक रंग की रंगतों में खाकी से मिलती जुलती रंगत अम्मोवा कहलाती है। यानी एक ही रंग की रंगतों में खाकी से मिलती जुलती रंगत है, यानी एक जैसे से कलर मिलते जुलते से रंग होते हैं, उसको ही अम्मोवा कहलाते हैं। इसका प्रयोग शिकारी लोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं शिकारी के एक जैसे से मतलब मिलते जुलते से कलर होते हैं। और जैसे उदाहरण तौर पे देखें तो हम फौजी की ड्रेस देख सकते हैं, वो उसमें भी ये आपके यही अम्मवा आता है, इस प्रकार का होता है। सब में मिलते जुलते क्या होता है, खाकी खाकी से मिलती जुलती रंगत होती है। तो एक ही रंग की रंगतों में खाकी से मिलती जुलती रंगत अम्मवा कहलाती है।
नेक्स्ट आपका जसोल की जट पट्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रमुख केंद्र है आपका जसोल गांव बाड़मेर। जट पट्टी उद्योग की जिरोई भांकला गंधक के नाम से जाना जाता है। जट पट्टी उद्योग को जिरोई या भांकला गंधक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गलीचे व दरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रमुख केंद्र आपका जयपुर व अजमेर। गलीचे व दरिया, गलीचे व दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व अजमेर। जयपुर और टोंक आपकी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब के लिए थोड़ा, जयपुर और टोंक का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। गलीचे व दरिया प्रमुख केंद्र कहाँ पे? आपका जयपुर और अजमेर में। जयपुर के गलीचे गहरे रंग, डिजाइन और शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध है। जयपुर व बीकानेर के जेलों में दरियां बनाई जाती हैं। जो आपकी दरियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर और बीकानेर की जो जेल है उनमें जो कैदी है उनके द्वारा क्या बनाई जाती है? दरियां बनाई जाती है। जयपुर के गलीचे जो आपके गहरे रंग के होते हैं, यानी ज्यादा गहरे होते हैं, डिजाइन और शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध है। जयपुर और टोंक का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। उद्योग पूछे अगर आपका गलीचा का उद्योग तो जयपुर और टोंक का प्रसिद्ध है। और अगर प्रमुख केंद्र पूछे तो जयपुर और अजमेर में। अगर ये पूछा जाए कि जेल में कहाँ कहाँ बनाई जाती है तो जयपुर और बीकानेर में बनाया जाता है गलीचा व दरिया। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में दरिया बनाने के प्रमुख केंद्र, यानी इसके अलावा भी दरिया कहाँ कहाँ बनाई जाती है? तो सालावास गांव है आपका जोधपुर, टांकला गांव नागौर, लवाण गांव दौसा में भी दरियां बनाई जाती है। तो सालावास गांव जोधपुर, टांकला गांव नागौर, लवाण गांव दौसा। इनके अलावा हम और भी बता चुके। टांकला गांव सुंदर आकर्षण एवं मजबूत दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट याद रखना। जोधपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी अजमेर वाला जो अब जिला बनने वाला है, मालपुरा दरी निर्माण के प्रमुख केंद्र है। तो ये इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में मिले तो तुरंत उस पर राइट कर देना है। जोधपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी और मालपुरा, इन सभी में दरियां बनाई जाती है, गलीचे नहीं बनाए जाते, दरियां बनाई जाती है। गलीचे तो आपके सिर्फ जयपुर और टोंक के ही प्रसिद्ध है, जयपुर और अजमेर के, सॉरी जयपुर और अजमेर के ही प्रसिद्ध है। उद्योग टोंक का प्रसिद्ध है, लेकिन दरियां आपकी बीकानेर में भी बनाई जाती है, जेलों में भी और सिद्धि भी। बाकी ये याद रखना, जोधपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा आदि में दरी निर्माण किया जाता है। अगर गलीचे का पूछा जाए तो जयपुर और आपको अजमेर ही करना है। जेल में पूछा जाए तो बीकानेर, जयपुर करना है। सीधा अगर दरियां पूछी जाए तो जोधपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी और मालपुरा। नेक्स्ट आपका पट्टू, बरड़ी या सोल या लोया। सोल मतलब आप जैसे हमारी और भी लोकल भाषा में बोलूँ तो आप हम बोलते हैं ना इस प्रकार, तोल, योग, दसोग, ये पट्टू, बरड़ी। बरड़ी ने आप बोला मारवाड़ी में बल्डी। तो ये जो भी है इनको क्या कहा जाता है? ये जैसलमेर में बनने वाले एक कलात्मक ऊनी वस्त्र है। इन्हें सब जानते हैं, राजस्थान वाले ऊनी वस्त्र सब सर्दी में इनको जरूर खरीदते हैं। जो आपके जैसलमेर के कलात्मक ऊनी वस्त्र है जिनको पट्टू, बरड़ी, सोल, लोया, जो जो आपकी लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो आप समझ जाओगे। पट्टू, बरड़ी, सोल, लोया, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ज्योग्राफी की बात है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं भेड़ों की नस्ल। तो जो चोखला भेड़ होती है जिसको मेरिनो के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की मेरिनो चोखला भेड़ को कहा जाता है, जो ऊन से तैयार की जाती है। यानी आपके ज्योग्राफी में क्या लगता है, पशु वाला चैप्टर लगता है, उसमें भेड़ों, गायों, भैंसों सबकी नस्ल देखते हो, उसमें से आपकी कौन सी नस्ल? चोखला, ये एक भेड़ की नस्ल है। चोखला भेड़ जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, उसकी ऊन से तैयार की जाती है आपकी सोल या लोया या पट्टू, बरड़ी, जो जैसलमेर में बनती है। यहाँ के पुरुषों के लिए हिरावल सोल प्रसिद्ध है। जालोर के लेटा गांव, गुड्डा, बालोतना गांव खेसले की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। खेसला अब क्या बताऊँ मैं आपको, नहीं समझा सकता। ये लोकल भाषा में खेसले बोला जाता है, जो पुराने टाइम में होता था। मतलब इस
तैयार किया जाता था इनकी बालों से, पशुओं की जो भी भेड़ है या बकरी है, इनकी जो बाल होते हैं इनसे तैयार किए जाते थे खेंसले, जो बहुत मतलब चुभते थे, उस प्रकार का होता था। लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए आपकी ये खेंसले प्रसिद्ध है, आप सीधे याद रख लेना खेंसले की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव आपका? गुड्डा बालोतना गांव, जालोर के लेटा गांव, गुड्डा बालोतना गांव, जो खेंसले की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पुरुषों के लिए इरावल सोल प्रसिद्ध है, ये याद रखना। सोल का मतलब लोकल भाषा में बोलूँ तो तौलिया या जो भी आप बोलते हो वो। नेक्स्ट है आपका रंगाई छपाई का कार्य। रंगाई छपाई के कार्य में से पहले आपका रेवड़ी या खड्डी की छपाई। लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई की जाती है। इसके बाद लकड़ी के छापों द्वारा सोने चांदी के तलक की छपाई की जाती है। खड्डी की छपाई के लिए जयपुर एवं उदयपुर प्रसिद्ध हैं। लाल रंग की जो ओढ़नियां होती है उन पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई की जाती है। इसके बाद लकड़ी के छापों द्वारा सोने और चांदी की तलक की छपाई की जाती है। नेक्स्ट है आपका टुकड़ी छपाई, जो जालोर, मारोट और नागौर टुकड़ी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्रों की रंगाई छपाई करने वाला मुस्लिम कारीगर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं याद रखना है, ये याद रखना है आपको छिंपा। कपड़ों पर छपाई व रंगाई का कार्य करने वाले छिंपा कहा जाता है। वैदिक काल में भी वस्त्रों को रंगना जानते थे। नील के रंग से वस्त्र रंगकर छपाई का काम करने वाले कारीगर नीलगर के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वाई जय सिंह द्वारा स्थापित कारखानों में सिवन खाना यानी कपड़े सिलना, रंग खाना यानी कपड़े रंगना व छाप खाना यानी कपड़े छापना आदि प्रमुख कारखाने थे। जैसे कि हम मेवाड़ के शासक जय सिंह पढ़ते हैं, उस समय पढ़ते इन्होंने कई कारखानों की स्थापित की थी। तो जो सिवन खाना यानी कपड़े सिलना, रंग खाना यानी कपड़े को रंगना, छापा खाना यानी कपड़े को छापना आदि प्रमुख कारखाने थे। तो रंगाई छपाई में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये छिंपा ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कढ़ाई। कढ़ाई क्या होती है आपकी? जैसे कि ये आपकी कोई भी इस प्रकार चुंदड़ी होती है, उसके जो पूरे चारों ओर जो लास्ट में यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है ना, उसको क्या बोली जाती है? कढ़ाई बोली जाती है। अंदर भी होती है, इसको अलग बोला जाता है, हम समझेंगे। जैसे मुकेश, ये कढ़ाई का नाम है। जो सूती या रेशम कपड़े पर बादल से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। सूती या रेशम कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। यानी इस प्रकार छोटी छोटी बिंदी सी होती है, बिल्कुल एकदम चुन्नी, बिल्कुल ऐसे, जैसे मैं इस प्रकार चुन्नी के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी बिंदी होती है, उसको क्या कहते हैं? मुकेश कहते हैं। जरदोजी, जरदोजी, जरदोजी। सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जरदोजी कहते हैं। सुनहरी धागों से यानी जो धागों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है, इस पर धागे से कुछ भी मतलब इस प्रकार डिजाइन की जाती है, बिल्कुल इस धागे से इस प्रकार, उसको क्या कहते हैं? जरदोजी। इसमें सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे कलाबत्तू कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाबत्तू। नेक्स्ट है आपका कसीदाकारी, ये कढ़ाई में है। कसीदाकारी का कार्य बाड़मेर, जैसलमेर जिलों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके लिए बाड़मेर जिले की रमा देवी को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? आपका कसीदाकारी। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना रमा देवी को, और कुछ नहीं याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है आपका पेच वर्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके कपड़ों को तरह से ही काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। यानी एक कपड़े पे दूसरे कपड़े की डिजाइन की जाती है, उसे पेच वर्क कहा जाता है। जैसे आपको पहले कपड़ा है, उस पर वापस कोई कपड़े की इस प्रकार उस पर लगा के क्या बना दिया जाता है? उस पर डिजाइन बना देते हैं। तो कपड़े पर कपड़ा चढ़ाना ही क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है। पहले एक कपड़ा लिया जाता है, उसके बाद में उस पर तरह तरह के कपड़े काट कर उस पर ही सील दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पैच वर्क कहते हैं। नेक्स्ट आपका गोटा। गोटा क्या होता है? सोने और चांदी के परतदार तारों से वस्त्रों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे गोटा कहते हैं। सोने और चांदी जो भी परतदार तार होते कहते हैं ये तारों वाली चुनरी। सोने और परतदार तारों के वस्त्रों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे गोटा कहते हैं। गोटे का काम जयपुर व बातिक का काम खंडेला में होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है।
गोटे का काम जयपुर और बाते का काम खंडेला में होता है। ये गोटे के ही प्रकार है आपका लंपा, लंपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बीजिया, मुकेश, नक्सी आदि गोटे के क्या प्रमुख प्रकार है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा कि गोटा के निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। तो लंपा, लंपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बीजिया, मुकेश, नक्सी आदि गोटे के प्रमुख प्रकार हैं। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला में आपका सीकर अपने गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका काष्ठ कलाकृतियाँ, यानी अब लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है। हाथ से बनाने वाली लकड़ी पर कला आपकी काष्ठ कलाकृति कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला के प्रधान केंद्र यानी आपका प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। काष्ठ कलाकृति यानी जो भी लकड़ी से वस्तु बनाई जाती है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में, जहां पर लकड़ी के बेवान, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे तैयार किए जाते हैं। बेवान क्या होते हैं, कावड़ क्या होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए आपका उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, डूंगरपुर तथा फर्नीचर के लिए आपकी शेखावटी एवं बीकानेर प्रसिद्ध है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट याद रखने आपको लकड़ी में। नेक्स्ट है आपका जैसे कि कठपुतली, जिसका आपका उद्भव स्थल यानी आपका निर्माण स्थल राजस्थान में ये नर्तक जाति होती है। यानी नर्तक जाति का मतलब नट या भाट आपकी कठपुतली का क्या दिखाते हैं, नृत्य दिखाते हैं, जैसा आपको चित्र में दिखाई दिया जा रहा है। कठपुतली निर्माण केंद्र यानी जो आपकी ये कठपुतली ये बनाई कहाँ पे जाती है। कठपुतली को नृत्य दिखाते तो आपके नट या भाट जाति के, लेकिन बनाई कहाँ जाती है, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ का आपका कठपुतली नगर है जयपुर। कठपुतली का नगर किसको कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। निर्माण केंद्र आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। कठपुतली से क्षतिग्रस्त होने पर इसे फेंकाने जाकर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी अगर आपकी कठपुतली टूट जाती है या फूट जाती है, कुछ भी उसको हानि हो जाती है, तो उसको फेंका नहीं जाता है, जल में क्या किया जाता है, प्रवाहित, यानी उनको जल में किया जाता है। वर्षा काल में कठपुतली का प्रदर्शन नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वर्षा काल में कठपुतली का प्रदर्शन नहीं होता है। कठपुतलियां आपकी अरडू की लकड़ी की बनाई जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अरडू यानी आपका जो एक पेड़ होता है ना, वो अरडू, जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं आड़ू आड़ू, उसकी पेड़ से क्या बनाया जाता है, ये कठपुतली बनाई जाती है। सऊ यानी आपके जो श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर की कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने। जो आपके श्री देवीलाल सामर है, इनके नेतृत्व में आपकी लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवीलाल सामर के नेतृत्व में कौन सा मंडल, आपका लोक कला मंडल, जो उदयपुर की कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कौन से व्यक्ति है, तो देवीलाल सामर। कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है आपकी कठपुतली, तो अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। और इस कला के विकास के लिए सन 1968 में सऊ आपके श्री देवीलाल सामर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। जैसा कि मैं आपको क्लास की शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, किन व्यक्ति को आपको जरूर याद रखना है जिनको कुछ न कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसको कौन सी कला से संबंधित है और क्यों किया गया, ये याद रखना है। तो इस कला के लिए आपकी कठपुतली कला के लिए 1968 में सऊ श्री देवीलाल सामर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध कठपुतली विषय, राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज की संगीता और नागौर के अमर सिंह राठौड़ का खेल। ये आपकी प्रसिद्ध कठपुतली विषय है। विषय का मतलब जब भी आपका कठपुतली का कुछ भी प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें सर्वप्रथम आपके राजा विक्रमादित्य की जो एक सिंहासन बत्तीसी नाम की कला है उसको दिखाई जाती है। पृथ्वीराज और संगीता की जो आपकी प्रेम कहानी है उसको दिखाया जाता है कठपुतली के माध्यम से। और जो नागौर के अमर सिंह राठौड़, उनका खेल दिखाया जाता है।
नेक्स्ट आपका 4 प्रकार की कंठपुतलियां होती हैं, दस्ताना पुतली, छड़ पुतली, छाया पुतली और धागा या सूत्र पुतली। ये आपको याद रखना, धागा यानी धागों से चलाने वाली, छड़ पुतली, छाया पुतली यानी छाया सिर्फ मतलब वो करते अलग है, दिखाते छाया छाया की कठपुतली की छाया में क्या दिखता है, हाथ से जो भी छाया बनाते हैं वो धागा या सूत्र से यानी ऊपर धागा लगाया होता है उससे कठपुतली को नचाया जाता है। छड़ पुतली और दस्तान पुतली। कठपुतली की कला का जनक देवीलाल सामर को ही माना जाता है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कावड़। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि लकड़ी से कावड़ बेवान बनाए जाते हैं, तो कावड़ क्या होती है, आपकी मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई कपाट यानी द्वार होते हैं उसको कावड़ कहते हैं। यानी आपकी जो इस प्रकार एक मंदिर नुमा चित्र में आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जो एक मंदिर नुमा होती है फिर इसमें एक प्रकार इस प्रकार कवाड़ होते हैं जिसमें कई दरवाजे होते हैं इस प्रकार उसको क्या कहते हैं, कवाड़ कहते हैं आपके। इन कपाटों पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं। जैसे कि ये आपका मुख्य यहाँ पे मंदिर है और इधर ये आपके कवाड़ है, गूगल पर आप देख लेना बिल्कुल साफ फोटो मिल जाएगी आपको। तो मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, जैसे कि ये मंदिर है इसमें इधर भी आपकी काष्ठ लकड़ी होती है, इधर भी लकड़ी होती है और इन सभी में अलग अलग इस प्रकार बंटा होता है और अलग अलग देवताओं की क्या होती है, साथ में मूर्तियां होती है। कावड़ के चित्रों में राम जी उनकी बहुलता के कारण इसे राम जी की कावड़ भी कहते हैं। यानी जो आपके कावड़ में सबसे ज्यादा चित्रित राम जी की जीवन यानी जो कथा है उन पे जो ज्यादा है, इसके कारण इसको राम जी की कावड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये एक चलता फिरता देवघर है। कावड़ को चलता फिरता देवघर कहते हैं क्योंकि ये निश्चित जगह पर नहीं होता है, इसको दोनों तरफ से लकड़ी भी होती है, उनको उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस प्रकार बीच में इस प्रकार मंदिर होता है, इनको दोनों में उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक चलता फिरता देवघर। कावड़ निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव प्रसिद्ध है, पहले ही बता चुका हूं लकड़ी के लिए। कावड़ पूरी लाल रंग से रंगी जाती है, उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रणकान किया जाता है। यानी कावड़ स्वयं तो आपकी पूरी की पूरी लाल रंग से होती है, यानी जो लकड़ी है उसको लाल रंग से रंगा जाता है, उसके ऊपर काले रंग से जो कथा होती है उनको दर्शाया जाते हैं। कावड़ निर्माण खेरादी जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा, यानी जो कावड़ का कार्य है वो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, खेरादी। मैं आपको कठपुतली का नहीं पूछ रहा हूँ, कठपुतली आपकी भट्ट या उन जाति द्वारा मतलब नचाई जाती है, लेकिन लकड़ी के कार्य में भी कावड़ का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपकी खेरादी जाति द्वारा। वैसे तो खाती करते हैं, वैसे इन बात इसको खेरादी कहते हैं। मांगीलाल मिस्त्री कावड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बेवान, जैसा मैंने बताया था ये एक लकड़ी का छोटा सा मंदिर होता है जिसे वुड टेम्पल कहा जाता है। वुड मतलब लकड़ी, मिनिएचर वुड टेम्पल जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अन्न 14 दिन के आपके एवं देव जुलनी एकादशी को बेवान निकालने की परंपरा सदियों से चल रही है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे कि हम कला संस्कृति में आगे त्योहार पढ़ेंगे उसमें अन्न 14 यानी आपकी अन्न 14 आती है, यहाँ देव जुलनी एकादशी को बेवान निकालने की परंपरा है। बेवान मतलब इसी मंदिर नुमा लकड़ी में मूर्ति रखी जाती है देवता की और उसको फिर घुमाया जाता है गलियों में, उसको क्या कहते हैं, बेवान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपके खांडा यानी खांडे जो होली के अवसर पर लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति है, जो राजस्थान में विवाह के बाद दुल्हन और दुल्हा के घर खंडे भेजने की परंपरा है। लकड़ी से जो बनी होती है ना तलवार नुमा आकृति, चौपड़े वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर कुमकुम अक्षत चावल आदि रखने के प्रयुक्त लकड़ी का पात्र नहीं होता है, हम लाते हैं ना इस प्रकार कई प्रकार का आता है, इस प्रकार अब की बार उसमें कुमकुम और चावल रखे होते हैं, ये आपके चौपड़े कहलाते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका पात्रे या तीपरणी, श्वेतांबर के जैन साधु संतों का प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र, जो आपके श्वेतांबर जैन साधु होते हैं उनके पास जो लकड़ी का पात्र होता है ना वो उसको क्या बोलते हैं, पात्र या तीपरणी। इस प्रकार लोटा टाइप का होता है ना उनके पास लकड़ी का, उनको क्या बोलते हैं, पात्र या तीपरणी। पिपाड़ जोधपुर में विशेष रूप से खेरादी लोगों द्वारा बनाया जाता है, खेरादी का मतलब खाती लोग, पिपाड़ जोधपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तोरण, यो तो सब जानो तोरण के वह ये लकड़ी का ही होता है जो इस कला में गिना जाता है। विवाह के अवसर पर वधु के घर मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसमें शीर्ष पर मोर या तोता बना होता है।
यानी आपका मोर या तोता या चिड़िया बनी होती है, जो आप तोरण मारो बना सा वो तो ते सो जानो, तो इनमें तुम्हें बताने की कोई जरूरत को नहीं थाने। तो तोरण जाल या बेर या खेजड़ी की लकड़ी का बना होता है, यानी ऊपर जिसे आपको तोरण मारते हो जाल या बेर या लकड़ी खेजड़ी की लकड़ी का बना होता है, तो हम तो ज्यादातर खेजड़ी की लकड़ी का ही लेते हैं। नेक्स्ट, वर वधु के घर में प्रवेश करने से पहले हरी डाली, तलवार, खंडे या गोटा लगी डंडी से स्पर्श करता है। तोरण शक्ति प्रेक्षण का प्रतीक माना जाता है। जयपुर का त्रिपोलिया बाजार तोरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब तो तोरण नाम मात्र का रह गया, पहले क्या किया जाता था, शक्ति प्रेक्षण। यानी क्या होता था, एक ही राजकुमारी को शादी करने के लिए दो दो तीन तीन क्या आ जाते थे, बाहर से राजकुमार आ जाते थे शादी करने के लिए। तो फिर इनमें से एक की शादी होती थी, और शादी इसलिए किसको की जाती थी, तोरण बांधते थे ऊपरी ऊपर, जो तोरण मार लेता था वो शादी करके ले जाता था। आजकल तो बस वो रीति रिवाज चलाई जा रही है, बाकी आजकल शक्ति प्रेक्षण कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नीचा बांधा जाता है। तो ये आप सब जानते हो, ये रीति रिवाज में ही आ गया आपका तोरण। इन्हें कौन कौन जाने, ठीक है। नेक्स्ट आपके छापे, कपड़े पर हाथ से छपाई करने की प्रयुक्त लकड़ी के छापे जो खुरादी जाति के लोग बनाते हैं। छापे वही जो लकड़ी के बने होते हैं इस प्रकार, उसमें कुछ न कुछ डिजाइन होती है, फिर वो कपड़े पर सीधा यहाँ मतलब छाप दिया जाता है, जिसे कपड़े पर अलग अलग प्रकार की छपाई हो जाती है, रंगाई हो जाती है। बाजोट, वो भी थे जानो, ससुराल में बैठाया जाता है ना। लकड़ी की चौकी जिसे भोजन या पूजा के समय प्रयुक्त करते हैं, वो लकड़ी को ही बनोड़ हुआ है बाजोट। नेक्स्ट है आपका बादले, जो जोधपुर के प्रसिद्ध है। बादले क्या होते हैं, आपके पानी भरने के बर्तन जो जिंक से बने होते हैं और इन पर कपड़े और चमड़े की परत चढ़ाई होती है। बादले जोधपुर के प्रसिद्ध है। बादले में पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है, यानी जो भी आपका पानी का बर्तन होता है उस जो जिंक से बने होता है उस पर कपड़े और चमड़े की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिस प्रकार यहाँ पे चित्र में चढ़ाई हुई है, जो जिससे क्या होता है लंबे समय तक उसमें पानी ठंडा रहता है। अगर लोकल भाषा में बोलूँ तो हम मटकी ऊपर बोरी वगैरह सीलते हैं ना, उससे पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है, उसी प्रकार का ये आपका बादले है जो जिंक से बना होता है। नेक्स्ट आपका लाख का काम, लाख का कार्य करने वाले व्यक्ति को मणिहार कहा जाता है। लाख के आभूषण के लिए जयपुर एवं जोधपुर प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां जो पहले ज्यादा किया जाता था अभी भी प्रसिद्ध है। तो लाख का कार्य करने वाले व्यक्ति तो मणिहार कहा जाता है। लाख के आभूषण के लिए जयपुर एवं जोधपुर प्रसिद्ध है आपका। नेक्स्ट है आपका लाख से चूड़ियां, पशु पक्षी एवं अन्य सजावटी उपकरण बनाए जाते हैं। पशु पक्षी जो भी चिड़िया वगैरह बनाई जाती है वो लाख से बनाई जाती है, सबसे ज्यादा चूड़ियां बनाई जाती है। जयपुर निवासी अयाज अहमद का लाख का कार्य लोकप्रिय है। सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंद्रगढ़ बूंदी लकड़ी के खिलौने व अन्य वस्तुओं पर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। लाख से चूड़े ज्यादा चूड़े भी बनाए जाते हैं। पशु पक्षी, पेंसिल, पेन, कांच, जड़े, लाख के खिलौने, बीचियां आदि तैयार की जाती है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, लाख से आपको पता है क्या क्या बना जाता है, ये याद रखना कि कहाँ प्रसिद्ध है। तो सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंद्रगढ़ बूंदी लकड़ी के खिलौने और अन्य वस्तुओं पर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका पेपर मेसी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कुट्टी के काम के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, जो सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर में कार्य हो रहा था। कागज, चौक, फेविकोल, गोंद व मिट्टी के गोल से निर्मित लुगदी को कुट्टी कहा जाता है। कागज, चाक या फेविकोल, गोंद, मिट्टी के गोल से निर्मित लुगदी को क्या कहा जाता है, कुट्टी कहा जाता है। जाजम की छपाई के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। ये वापस ही रिपीट हो रहे हैं, ये याद रखना आपको। मरण्य शिल्प या टेराकोटा, मिट्टी से मूर्तियां, विभिन्न सजावटी व उपयोग वस्तु तैयार करना टेराकोटा कहलाता है। जैसे दिए, कुछ भी मिट्टी के बर्तन, मटकी, लोटा, जो भी मिट्टी का बनाया जाता है उसको आपको टेराकोटा कहलाता है, जो कोटा का प्रसिद्ध है। इस कला से मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ईंट, खेलू आदि बनाने वाले कार्य व्यक्ति कुम्हार कहलाता है। ये तो आप जानते हो, लोह का काम करने वाला लोहार, मिट्टी का कार्य करने वाला कुम्हार, लकड़ी का कार्य करने वाला खाती। ये इंपोर्टेंट याद रखना है, मोलेला राजमंद के कुम्हार अपने टेराकोटा कार्य देश विदेश में जाने जाते हैं। सर्व ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिट्टी में। मोलेला राजमंद में आपकी टेराकोटा मिट्टी के विदेश तक पहचान दिलाई थी। मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों पर कुम्हार श्रीमेघ जैसी मिट्टी के गद्दे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं।
गद्दे की लीद यानी जो आप वो गद्दा जो भी पोटी करता है उसकी लीद मिलाकर क्या उसको उच्च ताप पर तपा के क्या बनाते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं आपके, कुछ भी मतलब मिट्टी के। फिर वह लाल, सिंदूरी, पीला, हर, नीला और कई कई फिरोजी रंग इन मूर्तियों का आकर्षक और रहस्यमय रूप प्रदान करते हैं। जालोर के हरजी गांव के कुमार मामा जी एवं गोगा जी के घोड़े बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखने आपके, जालोर के हरजी गांव के कुमार मामा जी एवं गोगा जी के घोड़े बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका बू नवराता गांव नागौर में मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृतियों का काम के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। बू नरावता गांव नागौर में मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते जो फूल रखने वाले, गमले, पक्षियों की कलाकृतियां। बसवा गांव दौसा इंपॉर्टेंट, अपने मिट्टी की विविध प्रकार, आकार एवं चित्राकर्षण अलंकरण वाले बर्तनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रखने के लिए कुंजा बड़ा प्रसिद्ध है। भरतपुर का मेहोटोली गांव अपने मृत्तिका शिल्प यानी मट्टी के बनाने वाले प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रेम सिंह प्रसिद्ध मृत्तिका शिल्पकार है, ये थोड़ा याद रख लेना। स्वाईमाधोपुर के श्योमोता गांव के कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने के बर्तन बड़े प्रसिद्ध हैं। ये भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका जेवर बनाने वाले शिल्प। जड़ाई, सोने अथवा चांदी के आभूषणों पर नगीना यानी जो नग चढ़ाए जाते हैं उसे क्या कहता है, जड़ाई। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर प्रसिद्ध है। गहनों पर जो भी आपके हीरे मोती जो भी नग वगैरह चढ़ाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, चढ़ाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नग या नगीना, आभूषणों पर जड़े जाने वाले मूल्यवान पत्थर जैसे हीरे वगैरह। जड़िया, नगों की जड़ाई करने वाला कारीगर क्या कहलाता है, जड़िया। एक से एक नग इस प्रकार जोड़ते ना आभूषणों पर उसको क्या कहते हैं, जड़िया।